नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं दीपा सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 2 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अंगीठी का धुआं इनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की कार्यवाही में जुटी हुई थी। दिखाई दे रही यह लोगों की भीड़ उस मकान के सामने खड़ी है, जहां पर एक रात में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। लोगों की माने तो अमन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 2 साल के बच्चे के साथ यहां पर रह रहा था। सर्दी के सितम के कारण देर रात उन्होंने अंगीठी जलाकर अपने कमरे में रख ली थी और सो गए, जिसके बाद कमरे में धुआं बढ़ता ही चला गया और उसी के चलते तीनों लोग मौत की आगोश में चले गए। वहीं थाना सेक्टर 58 पुलिस एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और वहां पर तीनों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी और परिजनों को भी सूचना दी गई है। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि धुएं से दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। कई बार ऐसे जानलेवा बचाव भी आदमी के लिए मुसीबत बन जाता है और शायद सर्दी से बचाव भी इनके लिए मौत का ग्रास बन गया। सर्दी से बचने के लिए सावधानी भी जरूरी है। सुकेश जी, ये मकान आपका है, क्या घटना घटी है? घटना घटी है जी, ये आग जला के अंदर सो रहे थे, मतलब इनका दम घुट गया, दरवाज़ा चारों तरफ से बंद कर लिए इन्होंने। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? हमारे किराएदार बिहार के रहने वाले हैं, हमारे मकान में रहते थे। क्या नाम है उनके? अमन कुमार। वो कितनी उम्र है उनकी? होंगी वही 22-23 साल की। उनकी मिसेज का? प्रिया कुमारी। उनका और उनके बच्चे का? एक लड़का है उनका, मानव। कितनी उम्र है उनकी? 4-5 साल की उम्र है। तो किस तरीके से आप लोगों को पता लगा, किस तरीके से? सुबह जब रूटीन में हम जैसे आते हैं, पड़ोसियों ने कही जी गेट नहीं खोल रहे हैं, कि हम छत से गए, आवाज़ दिए, इन्होंने खोला नहीं, फिर हमने गेट तोड़ा जब, तो ये सारी हादसा के बारे में पता चला। अंदर जब गेट तोड़ा तो क्या अंदर पाया आपने? किस अंदर पाया हमने कि ये मतलब बेड पे सो रहे थे, साथ में आग मतलब अंगीठी की तसला रखी हुई है और बेड पे सोए थे, जैसे डेली रूटीन में सोते होंगे। जी जी जी। हमने मच्छरदानी को फाड़ के हटाया और रजाई हटाई, तो हमें तीनों। अब पुलिस मौके पे आई है? मौके पे आ चुकी है, अपनी कार्रवाई कर रही है। तो क्या परिवार भी यहाँ मौजूद रहता कोई? नहीं, यहाँ तो वो रोहतक में रहते हैं, उनके भैया लोग वो आ रहे हैं, उनको खबर दे दी गई है। सर, राजीव कॉलोनी में कुछ लोगों की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? एक परिवार है, किराए पे रहता था, जिसमें परिवार में मियाँ बीवी और उनके बच्चे थे। तो उसमें रात को वो अंगीठी जला के सोए थे, जिसकी वजह से गैस बनने के कारण उनकी मौत हो गई। किस किस की मौत हुई है, कौन बचा है अभी तक? अब एक तो जो मालिक हैं घर के, हस्बैंड जो थे, उनका अमन नाम है, उनकी वाइफ प्रिया और एक छोटा बेटा है उनका, मानव। क्या आगे क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कर रहे हैं, उनके परिजनों को बुलाया गया अभी और कार्रवाई चल रही है कानून का। सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई? नहीं, अभी इंतजार किया जा रहा है उनके परिजनों का, उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में निधि संग्रह अभियान संचालित किया जा रहा है। निधि संग्रह अभियान के लिए प्रांत स्तरीय कार्यालय फरीदाबाद में खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन साध्वी दीदी मां ऋतंभरा व विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार ने किया। इस मौके पर साध्वी दीदी मां ऋतंभरा में अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोग हिंदू देवी देवता का अपमान करेंगे तो हिंदू समाज उनके खिलाफ तांडव ही करेगा। हिंदू समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अब तक बहुत सहन किया गया है, लेकिन अब सहन नहीं करेंगे और अब इसका बराबर जवाब देंगे। ऐसे लोगों की अब दुकानदारी बिल्कुल भी चलने नहीं दी जाएगी, बल्कि सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं साध्वी दीदी मां ऋतंभरा ने कहा कि श्री राम मंदिर के लिए निधि संग्रह का कार्य अब तेजी से पूरे देश में शुरू हो गया है। जगह जगह पर कार्यालय खोले जा रहे हैं, जहां संग्रहालय बनाया जा रहा है। पूरे देश के सहयोग से जल्द ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि देश के 5.25 लाख गाँव और करोड़ों राम भक्त इस राम मंदिर के लिए सहयोग दे रहे हैं और हमारा हर कार्यकर्ता उन तक पहुंचेगा। वही सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। आज श्री राम मंदिर से जलने वाले लोगों के लिए डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए वह कोई भी संदेश नहीं देना चाहते। हाँ, मगर जनता उन्हें जरूर जवाब देगी।
आलोक जी अपना अंतर्राष्ट्रीय महान अध्यक्ष हैं आप विश्व हिंदू परिषद के, और आज यहाँ प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कैसा देखते हैं और क्या मानते हैं कि राम मंदिर को कितना सहयोग आम जनता का और राम भक्तों का मिल पाएगा? ये सहयोग तो दोनों हाथों से मिल रहा है, खुले हृदय से मिल रहा है। हमारा विश्वास है कि हम भी 5.25 लाख गांवों में जा पाएंगे, 13 करोड़ परिवारों में जा पाएंगे और 65 करोड़ राम भक्तों के सहयोग से ये मंदिर बनेगा। जितना हमारा सामर्थ्य है और जितनी बड़ी हमारी झोली है, समाज उससे ज़्यादा दे रहा है। राम जी के काम में कोई कमी नहीं आएगी। प्रांतीय कार्यालय है ये, क्या इस तरह के कार्यालय हरियाणा में, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में और भी कार्यालय इस तरह के खोले जाएंगे क्या? हरियाणा के हर जिले में कार्यालय खोलेंगे, हर तहसील में कार्यालय खोलेंगे और प्रांत का कार्यालय यहाँ पर होगा। सर, कोई टारगेट भी दिया गया है क्या हर जिले को? कितना? 65 करोड़ लोगों तक जाना, ये टारगेट है। सर, लोग श्री राम का जो नाम ट्रेंड कर रहा है उससे थोड़ा सा जल रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है? राजनीति भी हो रही है, श्री राम का नाम ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। उनके लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है, जनता निपट लेगी। क्या कार्यक्रम? श्री राम जन्मभूमि के लिए निर्माण के लिए जो निधि समर्पण का अनुष्ठान है, उस कार्यालय का प्रारंभ हो रहा है और नीचे हम सभी राम भक्तों से जो है संबोधित करेंगे, क्योंकि मैं पूरे विश्व के अंदर सारे राम भक्तों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। सभी लोग अपने अपने समर्पण प्रभु श्री राम के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो हम जन जन तक पहुँचें, हर हृदय के द्वार को खटखटाएं। उसके लिए हमें पहुँचने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन सारा समाज जो है वो आतुर व्याकुल है अपने पत्र पुष्प रामलला के लिए समर्पित करने के लिए। उसी अनुष्ठान के प्रारंभ का ये कार्यक्रम है फरीदाबाद। कई दशक से लड़ाई चल रही थी राम जी के लिए, जो राम जी सबको देते हैं उनको पाने के लिए हमारी सबकी लड़ाई चल रही थी और अब वो लड़ाई में हम जीत गए हैं। तो क्या सोचते हैं कब तक ये मंदिर का निर्माण कार्य है? अभी तो शुरू नहीं हुआ है, कब तक पूरा हो जाएगा शुरू होने के बाद? ये हमारे अध्यक्ष जी जो है बताएंगे इसके बारे में। आप बताइए, अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे। आप बताइए कैसा देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, अभी हम महाराष्ट्र में थे जहाँ छत्रपति शिवाजी की वीरता और तुकाराम जी जैसे, समर्थ गुरु रामदास जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे संतों का ज्ञान विज्ञान वैराग्य वो वाली भूमि है। मैं जब वहाँ पर गई तो इतने वृद्ध व्यक्ति थे जो कांपते हाथों से अपना समर्पण अर्पित कर रहे थे और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो मुझे कह रहे थे कि दीदी माँ, मैं देख लूँगा ना राम मंदिर, तब तक मैं जीवित रहूँगा ना, कब तक बन जाएगा। तो ये सारी भावनाएं, ये एक बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। देखते ही देखते वहाँ सृष्टि खड़ी हो जाएगी। कार्य प्रारंभ हो गया है। निधि समर्पण अभियान है, किस तरह से शुरुआत की जाएगी इसकी तो शुरुआत हो गई है। देखिए, हम तो पहुंच ही नहीं सकते घर घर तक। सारा मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि पूरा भारत उनका हृदय उमड़ रहा है अर्पण करने के लिए। कोई जो है वो ऑनलाइन से करेगा, कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ता। मैं समझ रही हूँ कि संगठन के द्वारा ये ऐतिहासिक पहल है। इतनी बड़ी संख्या में आज तक कोई जनसंपर्क नहीं हुआ जो इस अभियान के दौरान हो रहा है। अंतिम प्रश्न ये, अपना प्रांतीय कार्यालय है और यहाँ पर अपना जो जुटाई जाएगी या जो भी सहयोग राशि है, तो और भी जगह जो कार्यालय खोले जाएंगे वहाँ की राशि भी यहीं लाई जाएगी। हाँ, सभी एक जगह एकत्रित होगी राशि और हमारे बहुत जिम्मेदार सब कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्य संपन्न होगा। माता जी, टांडा वेब सीरीज ने पूरे सोशल मीडिया पर टांडा मचा रखा है। जो अली अब्बास जफर हैं जिन्होंने निर्देशन किया है, जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी कोई हमारे देवी देवताओं को लेकर बकवास करेगा, तांडव करेगा, हिंदू समाज उसके लिए तांडव करेगा। और ये लोग इस तरह की मानसिकता के साथ यहाँ टिक नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत झेला है, हम बहुत झेलते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी सहिष्णुता को सामने वाला कायरता समझता है, वो उचित नहीं है। देखिए, जब ज़्यादा रगड़ा जाता है ना,
तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। ऐसी स्थितियों में हिंदू समाज को ना लाया जाए तो अच्छी बात है। तो क्या एक्शन क्या लेंगे अभी जो जिस तरह से विरोध? देखिए, हम लोग इन लोगों की दुकानदारियां बंद कर देंगे। साधु संत इसका विरोध करता है जी, साधु संत विरोध करते हैं, सज्जन शक्तियां विरोध करती हैं। विरोध हमारा मुखर नहीं होता, उसी के कारण ये दुस्साहस। शहर थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक 24 वर्षीय विवाहिता की मारपीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में ससुराल पक्ष के 4 नामजद लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मेरा नाम वीरपाल है जी, और मेरी लड़की यहाँ रामबाग कॉलोनी में रोहित सनोप सरबजीत, इनके शादी हुई थी लड़के की 26 फरवरी 2020 को, 25 फरवरी 2020 को। अब कल ऐसे था, मेरे पास लड़की का फ़ोन गया था 4:18 पर। पिता ने कह रही लड़की, पापा मेरे को कर रहे हैं टॉर्चर। तो मैंने कहा कोई बात ना बेटे, ठीक है हम देख लेंगे शाम को, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद उसने अपनी मम्मी को भी 6:45 पे फ़ोन कराया था शाम को, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी लड़की का भाई ये कांड हो जाएगा। उन्होंने क्या काम करा, चारों ने मिलकर लड़की को 7 बजे के बाद उन्होंने मारती क्या है। पीटने के बाद जैसे भी ये है रोहित सनोप सरबजीत, इसका पापा सरबजीत, एक इसकी माँ सुमित्रा है क्या है, एक सीता इसकी पुत्री सरबजीत की, रोहित की बहन। इन्होंने चारों ने मिलकर लड़की को अच्छी तरह खूब पीटा है और इन पर हो गई उन्होंने डेथ होने के बाद इन्होंने मेरे को 7:58 पर चंडीगढ़ फ़ोन कराया था। सरबजीत के नंबर से पड़ोसी ने बात करी थी, कोई बलवीर फौजी है क्या, उसने एक फौजी है, उसने फ़ोन कराया था जी आपकी लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप जल्दी आ जाओ पलवल। तो मैंने कहा भाई एक्चुअल में आप वास्तव में स्थिति बताओ क्या है लड़की की, एक्चुअल में ज़्यादा सीरियस है कि वो मार दी है। तो वो कहने लगे ना जी लड़की की डेथ हो चुकी है। तो फिर मैं तो चंडीगढ़ था, मैंने अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे और मैंने अपनी मिसेज और मेरी भाभी हैं, मैंने उनको भेजा था। और जब ये गए थे वहाँ तो पहले 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कराया था, लेकिन उनके घर कोई नहीं मिला, इनमें से सारे भाग गए थे। इन्होंने कुल मिला के ये है मेरी लड़की का मर्डर किया और मेरे को आपसे अनुरोध है कृपया मेरे को न्याय दिलाया जाए जिससे मेरी लड़की की आत्मा को संतुष्टि मिले। क्या कारण है, किस वजह से आपकी बेटी? दहेज की वजह से सारा चक्कर है जी, दहेज। क्योंकि ये टॉर्चर करते हैं इनको। हमने शादी में जब शादी नज़दीक आई थी तो इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग करी थी। 5 लाख हमने वो जैसे तैसे करके किसी से दे दिए थे। उसके बाद ये कर रहे हैं हमें और 5 लाख रुपए चाहिए, स्विफ्ट डिजायर या दूसरी गाड़ी हमें दी चाहे बड़ी। तो मैं इसकी मांग इनकी पूरी नहीं कर सकता क्योंकि अपनी इसने लड़की की शादी करी है तो उसका खर्चा ये हम पे से निकालना चाहे। भैया हम पे इतना लैंडलॉर्ड तो हम आदमी है नहीं। हम अपना जैसे ही अपना कोई नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो इससे हमें न्याय दिलाया जाएगा। हाँ सर, बताओगे एक मामला सामने आया, क्या मामला है? मौत हुई, क्या मामला है? रात को हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़की है निशा नाम की, उसकी मौत हो गई है, अपना फांसी लगा लिया। उसके बाद रात को डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल रखवा दी थी और अभी सुबह हमें शिकायत प्राप्त हुई है। तो उनके जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें यह बताया कि वो दहेज की मांग करते थे। उसके जो पति और सासू ससुर थे मांग करते थे, उस संबंध में उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, इस वजह से उनकी मौत हो गई। इसलिए कंप्लेंट थी, उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी फ़िलहाल डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, पोस्टमार्टम करा। क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसमें जिनके खिलाफ जो उसके ससुर और पति और जो परिवार के हैं उनके खिलाफ जो नाम दिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं बोर्ड से। क्या मुकदमा दर्ज किया है? दहेज हत्या का। पलवल के गांव पातली खुर्द में युवा शक्ति द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप के शौर्य पराक्रम व बलिदान को याद करते हुए उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए छात्र संघ अध्यक्ष भवानी ठाकुर ने कहा कि हम महाराणा प्रताप जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर अपना व समाज का जीवन सफल बना सकते हैं।
साथ ही ललित भारद्वाज ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीरता के प्रतीक अमर पराक्रमी महाराणा प्रताप को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए। आकाश ठाकुर ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें महाराणा प्रताप की बातों को अपने जीवन में उतारना होगा ताकि देश का प्रत्येक युवा साहसी और पराक्रमी बने। मेरा नाम भवानी ठाकुर, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय पलवल। हमारे गांव पातली खुर्द के सभी युवा भाइयों ने, छत्तीस बिरादरी के सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर के महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर विनम्र रूप से श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ साथ सभी बच्चों ने महाराणा प्रताप जी के पराक्रम, शौर्य, बलिदान और त्याग को वर्णन करते हुए उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा की है। हम महाराणा प्रताप जी जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना करके एक अच्छे देशभक्त और समाज को सुधार सकते हैं, अपने वातावरण को सुधार सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने जंगल में रह कर के देश के लिए इतनी कठिनाइयां सहन की, जिस प्रकार से उन्होंने घास की रोटी खा कर के अपने शौर्य स्वाभिमान को मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, उसको हम सदैव याद रखेंगे, गर्व करते हैं और गर्व करते रहेंगे। महाराणा प्रताप, 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 महाराणा। पलवल के रसूलपुर चौक के समीप स्थित लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक थैलेसीमिक बच्चों की मदद के लिए निशुल्क रक्त उपलब्ध करवाने की मुहिम को गति देने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज सोहना के एक थैलेसीमिक बच्चे को निशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया गया। लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक थैलेसीमिक बच्चों को निशुल्क रक्त देने के धर्मार्थ कार्य में अपनी इस सहायता मुहिम को गति देने में लगा है। आज भी एक थैलेसीमिक बच्चों को निशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया गया। आज भी एक थैलेसीमिक बच्चे को निशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया गया। दरअसल सोहना के निवासी शिवजी यादव के बेटे को थैलेसीमिया की बीमारी है और शिवजी यादव अपने बेटे के लिए पिछले काफी समय से यहाँ वहाँ से ब्लड की व्यवस्था करते थे, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग के बाद उन्हें कहीं भी धक्के खाने नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर समय से फ्रेश ब्लड मिल जाता है। शिवजी यादव ने लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक का धन्यवाद किया और लोगों से रक्तदान की अपील की। क्या नाम सर आपका? शिवजी यादव। शिवजी, आपके एक बच्चे को थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त है वो, तो किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की और कहाँ से प्रोवाइड होता है? मैं 2004 से अभी तक एम्स में ले रहा था। लॉकडाउन में हमने रोटरी ब्लड बैंक से ली और फिर मुझे अब पता लगा कि यहाँ पलवल में भी लाइफलाइन चैरिटेबल देता है, मैं यहाँ से अब लेना चल पड़ा। तो किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं कॉस्ट को लेकर, किसी तरह की कोई बातचीत? नहीं, यहाँ से तो हमें फ्री कॉस्ट मिलता है। तो ब्लड चढ़वाने की किस तरह से व्यवस्था होती है? ब्लड हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चढ़वाते हैं, उनका तो बेड चार्ज देना पड़ता है। कितना चार्ज होता है लगभग? सबका अलग अलग है, कोई 3000 लेता है, कोई 1500 लेता है। तो कब से आप लाइफलाइन चैरिटेबल ट्रस्ट से आप कब से? पिछले महीने से ले रहा हूँ। पिछले महीने से। तो आप कहाँ से हैं? बच्चे की उम्र क्या? मैं से हूँ। मेरे बच्चे का नाम प्रवीण कुमार है, एज उसकी 22 साल है। तो महीने में कितनी बार ब्लड की जरूरत होती है? मुझे 25 दिन 26 दिन पर 2 यूनिट की जरूरत होती है। ब्लड बैंक का आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है? आपके ब्लड बैंक से तो हमें सही मिल रहा है। तो यहाँ डॉक्टर सचिन भी हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड चढ़वाते हैं, यहाँ से आपको चढ़वाना चाहिए। ये मुझे पता नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम वहाँ से चढ़वा लेंगे।
कोई ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, हम तो अपील करेंगे थैलासीमिया के जो भी बच्चे हैं उनके लिए वो ब्लड डोनेट करें। मेरा नाम मीना है। सर, कहने को तो देखा जाए बीमारी हम लोग देख ही सकते हैं, महसूस तो कर नहीं सकते, जिसमें बीतती है वही जानता है। इस बीमारी में एक्चुअली में एचबी कम होता चला जाता है, जिसमें कि हमें आरबीसी मतलब पीआरबीसी चाहिए, ब्लड चाहिए होता है। कई लोगों को ये सर 20 दिन में भी चढ़ाना पड़ता है, कई लोगों को महीने में भी चढ़ाना पड़ता है। अगर ये ब्लड मिलता रहे तो ठीक है, वरना बच्चे को दुनिया भर की दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि भूख नहीं लगती है, बच्चा धीरे धीरे थकने लग जाता है, चल नहीं पाता, सो नहीं पाता, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती उसकी एक्टिविटी कम होती चली जाती है, धीरे धीरे बच्चे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ब्लड मिलता रहेगा तो बच्चा ओके रहता है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है। इसलिए ब्लड टाइम पे मिलना सर बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड ऐसा तो है नहीं कि किसी मशीन में बनाया जा सके, तो ये तो सर ह्यूमन बॉडी में से ही निकाला जाता है। अगर हम डोनेट करते हैं तो ही इनको ब्लड चढ़ सकता है। तो ब्लड तो सर सबको डोनेट ही करना चाहिए। खुद अपनी शरीर की भी सफाई रहती है, क्योंकि नए सेल्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, और ऊपर से आप किसी और की भी ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो थैलेसीमिक को देखा जाए तो भी बहुत अच्छा काम है, और अपनी तरफ भी देखा जाए तो हम किसी की ज़िंदगी भी बचा रहे हैं, अपने शरीर का भी ख्याल रख रहे हैं। लाइफलाइन चैरिटेबल जो ब्लड बैंक है वो किस तरीके से थैलेसीमिक बच्चों की मदद करता है? सर, ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। फ्रेश यूनिट बच्चे को ब्लड का चढ़ना चाहिए, जैसे कि कलेक्शन होती है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर का ब्लड इन बच्चों को चढ़ना चाहिए, जिससे बच्चा ठीक रहता है। इनको मोस्टली यही होता है कि फ्रेश यूनिट जानी चाहिए। हमारे पास जो सबसे फ्रेश यूनिट होती है, कलेक्ट हुई होती है, हम बच्चों को वही चढ़ाते हैं, विदाउट कॉस्ट चढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड जाता है इन बच्चों को। जिस बच्चों को भी चाहिए होता है हम मना नहीं करते, हम सभी बच्चों को ब्लड देते हैं। हरपाल की युवा टीम के सौजन्य से गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्र के गणमान्य लोगों के सहयोग से इस रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह रक्तदान शिविर लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक पलवल के द्वारा किया गया। प्रॉब्लम चल रही है वो जीवन में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि खून गाढ़ा होता है तभी ब्लॉकेज आती है और उससे दिक्कत होती है। दूसरा, अगर हम एक यूनिट रक्तदान करते हैं, पहले तो अपने जीवन को बचाते हैं। 1 यूनिट से हम 3 आदमियों की जान बचा सकते हैं। अगर किसी को जरूरत है प्लाज्मा की तो प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, अगर प्लेटलेट्स की जरूरत है तो प्लेटलेट्स काम आ जाती हैं। उसके बाद मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड की कमी होती है तो उसके लिए ब्लड काम आ जाता है। इस तरह से एक आदमी एक बार रक्तदान करके 3 जिंदगियां बचा सकता है। तीसरा, मेरा अनुभव है, मैं 46 टाइम अब तक जीवन में रक्तदान कर चुका हूँ। रक्तदान करने के बाद में शरीर स्वस्थ रहता है। मेरी उम्र 63 साल है और मैं अभी लगातार साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ, और मुझे आज तक ना कोई बीपी है, ना कोई शुगर है, और ना मैं कोई टैबलेट लेता हूँ। फिट फार रहता हूँ। रक्तदान करने के बाद में अपने आप को ऐसा महसूस होता है जैसे आदमी हल्का हो गया हो। तो मैं तो हर किसी से यही अनुरोध करूंगा कि जब परमात्मा ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है तो उसका ऋण चुकाने के लिए हर स्वस्थ आदमी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कई आदमी तो कई बीमारियों की वजह से रक्तदान नहीं कर पाते, उनको भगवान मौका ही नहीं देता। तो मैं तो सबसे ये अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, क्योंकि इससे बढ़कर के दान दुनिया में कोई नहीं। कैसा लगा सर आपको ये रक्तदान? बहुत अच्छा लगा जी। हरपाल भाई साहब हैं, ये रेगुलर अपना रक्तदान करते रहते हैं, और इनके कहने पर ही यहाँ इनके कहने पर ही यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया। ताऊ नंबरदार जी हैं, जो उन्होंने भी इनमें बहुत सहयोग किया। उनके जितने भी हैं जान पहचान वाले लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सबने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत सभी को ये सूचित किया जाता है कि जितना भी हो सके अपने लोगों की जो इनको जिसको खून की ज़रूरत है उसके लिए सहायता करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। भाई अंशुल चौहान, उनका भी इसमें पूरे अरुण भाई साहब अरुण चौहान औरंगाबाद से, इन्होंने भी यहाँ इनके कहने इनका भी पूरा सहयोग रहा है।
NH-19 अटोहा चौक पर चल रहे किसानों के धरने में समर्थन देने 24 किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों से पहुंचे। वहीं ट्रैक्टरों के साथ युवा भी दौड़ लगाते हुए आए। किसानों का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक उनका ये आंदोलन तेज गति के साथ निरंतर जारी रहेगा। मेरे ख्याल से 11वीं वार्ता है ये, और अब तक तो सरकार इधर उधर की बातों में रही है, और मुझे आशा है पूरी एक भाई जो है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकार को, और ये बात जो है सिरे चढ़ानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे दिल्ली में, और किसानों ने भी घोषणा की है कि ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे हम। तो जो ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होंगे आप लोग? हाँ, सभी लोग होंगे, हमें क्या होंगे, सब लोग होंगे। और बाकी हमारा कोई भी मकसद नहीं है गणतंत्र पे हमारा कोई विघ्न फैलाने का, किसी भी किसान का। वो किसान ही नहीं हो सकता जो यहाँ इस तरीक़ा का वो फैलाएगा। और इसमें तो जो है सभी लोग मिल के अपना एक साइड में, जब हमारे वकील भी कह रहे हैं, हमारे जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं, लीडर कह रहे हैं हमारे, एक भी हमें जो है रामलीला मैदान दे दो, उससे पहले उसमें बैठ के आराम से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और हम किसी को कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो सरकार को या दिल्ली पुलिस को भी ये सोचना चाहिए, अभी ठीक है ये लोग जो है इधर उधर डोल रहे हैं तो इनको जो है एक जगह ठिकाना दे दो और उस पर बैठ के अपना काम करें। आप लोग कितना भी दावा कर लीजिए कि कुछ भी नहीं होगा, शांतिपूर्वक निकालेंगे, लेकिन जब तादाद बढ़कर ज़्यादा जाएगी जैसे कि आप कह रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस तो होगी दिल्ली में। ये सीधी सी बात है, जब रामलीला मैदान हमें मिल जाएगा उसमें मुझे नहीं लग रहा कोई भी इस तरीक़ा की हरकतें कोई कर सकता है। हमारा कोई भी किसान इस तरीक़ा की हरकत नहीं करेगा, और सीधा वहाँ बैठेंगे, और वहाँ काफ़ी जगह है। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई रामलीला मैदान में बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करो, अब एक तरफ वहाँ रोक रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी नीति से वो रोक रहे हैं। तो इस तरीक़ा से जो है सरकार को ये सोचना चाहिए और दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए कि भाई किसानों को रामलीला मैदान में उससे पहले बैठा दिया जाए, तो अपना शांत वातावरण से वो जो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी चडूनी के ऊपर आरोप लगाए थे शिव कुमार जी ने, वो भी किसान नेता है, चडूनी भी किसान नेता हैं, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था चडूनी को। देखिए एक बहुत बड़ा काम है हमारा, जो खंडन किया उन्होंने बाद में, हमारा जो है इनका बहुत बड़ा काम है। उसमें क्या विरोधाभास हुआ है तो बैठ के उन लोगों ने बातचीत कर ली है, और उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों से मैंने सुना है कि भाई उसमें खंडन भी हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा सा मीडिया भी इधर उधर से बातों को लेकर बहुत ऊंचे तक जो है ऐसा वो किल्लू ढूंढ रहे हैं कि भाई इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिले ताकि किसान कमज़ोर हों या धरना प्रदर्शन कमज़ोर। तो ऐसी कोई बात ना है, कोई बात हुई भी है तो बड़े लोगों की बात है, वो निपटा लेंगे, इतना दिल दिमाग वो लोग रखते हैं। आपने सुना भी होगा कि सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से बात आती है कि फंडिंग बाहर से हो रही है। फंडिंग का क्या मैटर है? देखिए जब ये अपनी सरकार बनाते हैं, जब फंडिंग कहाँ से आती है, अगर इनकी बाहर से आ रही है तो हो सके हमारी भी आ रही होगी। अगर इनकी आती है तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए एक ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग तो हमारे लोग जो है क्या देश विदेशों में नहीं रह रहे हैं, किसानों के बेटा रह रहे हैं, हमारे बहुत लोग रह रहे हैं, भारतीय मूल के आज भी 13-14 अमरीकी संसद में जो है लिए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने की हिमायत करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो है अपने कुल के लिए, वो हम उनका भी कुल है, वो हमारे कुल हैं, तो हम जो है हमारे लिए अगर वो कहीं से कोई इस तरीक़ा का हमारा बच्चा अगर अमेरिका में नौकरी कर रहा है और वो पैसा हमारे लिए भेज रहा है तो वही कोई बड़ी बात ना है। ये एक अलग तरीक़ा की बात है। फंडिंग होती है, जो फंड होता है वो होता है कि आतंकवादियों से ले रहे हों या कैसी ऐसी संस्थाओं से ले रहे हों जो देशद्रोही संस्था हैं, उनसे गलत है। वो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं मामला, ऐसा कुछ है ही नहीं 1 से लाख तक भी। भोलेनाथ जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भाइयों, सभी ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 22 तारीख को हमारे ग्राम में पौराणिक श्री शिव मंदिर वाली प्याऊ पे ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरा गांव इसमें शामिल है। और इस जो आने वाली 22 तारीख को श्री भगवान परशुराम की जो मूर्ति की स्थापना है वो होने जा रही है। कृपया सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि शंकर वाली प्याऊ पर, शिव मंदिर वाली प्याऊ पे आकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में आकर और मूर्ति स्थापना करवाएं और प्रसाद ग्रहण करें। और हमें अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। जिस हिसाब से आज ये परशुराम जी की मूर्ति इधर से प्रतापित की गई है, मैं सभी ग्रामवासियों से और अपने गांव लालपुर वासियों से भी अनुरोध करता हूं कि हमारे भोले जी की जो मूर्ति खंडित पड़ी है, इससे कृपया करके इसमें भी अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। जय माता दी, जय भोले बाबा की। महाराज जी हमारे स्वयं महाराज हैं, हमारे मंदिर पे जिन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है, ये कुछ दो शब्द इस मंदिर के बारे में कहेंगे। हमारे गांव अलावलपुर में बहुत ही मान सम्मान किया जाता है संत भगवानों का। अच्छी बस्ती है। ये प्राचीन मंदिर हमारा शिव मंदिर, इसको अपनी देख रेख में अच्छा बनाया जाए और दर्शनीय रूप दिया जाए। जय बनी वाले बाबा की, जय श्री गुरु महाराज। सभी ग्रामवासियों से मेरा यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस भगवान श्री परशुराम की जो मूर्ति स्थापित हो रही है, इसे जात पात का आधार न बनाएं। कृपया इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये सभी हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं, सब इसमें सहयोग करें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इस महान कार्य में श्री भलारी बाबा खुद उपस्थित रहेंगे और उनकी ही प्रेजेंसी में, उनके ही देख रेख में ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। आप सभी ग्रामवासियों से मेरा यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि शांति बनाए रखें और कृपया इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारा सहयोग करें। जय बनीवाले बाबा की, जय भोले बाबा की, जय परशुराम भगवान की, बोल बजरंगबली भगवान की जय, बोल श्री राधे, बोल शंकर भगवान की जय, बोल श्री राधे, बोल गौ माता की जय, बोल श्री राधे, जय श्री। पलवल के न्यू सोना रोड स्थित सचिन अस्पताल द्वारा आगामी 29 जनवरी को निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन न्यू कॉलोनी स्थित बिजली विभाग की कॉलोनी में लगाया जाएगा। इस दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य जांच, निशुल्क दवाइयां, निशुल्क परामर्श के साथ साथ सभी टेस्टों पर 50% की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के ऑपरेशन की जरूरत होने पर बेहद कम दाम में ऑपरेशन किया जाएगा। इस कैंप में अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सचिन अस्पताल के संचालक डॉक्टर सचिन गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस कैंप का लाभ उठाएं। हमारा हॉस्पिटल हरियाणा सरकार के पैनल पे आया है अभी लास्ट 2-3 महीने हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए जो बिजली विभाग है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वहाँ पर हम एक कैंप लगाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, हर प्रकार की एज ग्रुप का एक हेल्थ सर्वे करेंगे हम। उसमें किसी को पेट की बीमारी है, किसी को हार्ट की है, बीपी की है, शुगर की है, वो सारा सर्वे होगा इस कैंप के अंदर। इसमें दवाइयों का वितरण फ्री होगा। किसी तरह के कोई आयु वर्ग के लिए रहेगा ये? नहीं, स्पेशल आयु वर्ग कोई इसके अंदर निश्चित नहीं है। इसमें बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी। और कोशिश कर रहे हैं इसी दौरान हम एक ब्लड बैंक का ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएं इसी कैंप के अंदर। तो टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है सर? कोई अगर जरूरी इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें हम 50% डिस्काउंट देंगे, और किसी का कोई ऑपरेशन या कोई ऐसा कोई मरीज आता है तो उसमें हम 30% छूट रखेंगे। तो समय क्या रहेगा सर इसका? समय इसका है 11 से 1। समय रजिस्ट्रेशन पहले शुरू हो जाएगा, 11 बजे से 1 बजे तक कैंप चलेगा। तो बाहर की टीम भी इसमें आएगी या फिर? हाँ, हमारे सारे डॉक्टर्स होंगे इसके अंदर, हमारे पीडियाट्रिशियन होंगे और हमारा फिजिशियन होंगे, जो हमारा पूरा टीम रहेगी। हमारा फार्मासिस्ट होगा, फार्मेसी का वितरण करने के लिए सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं केवल वही इसका लाभ उठा सकते हैं? ये बिजली विभाग के अंदर लगेगा, इसलिए बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए ये कैंप है। आगे आने वाले टाइम में हम और भी कैंप लगाएंगे। जनरल कैंप रहेंगे वो? हाँ, जनरल कैंप। फरीदाबाद व पलवल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सर्वोदय टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।